Hello, my dear friends. How are you? I hope you all are fine. Welcome to my channel, Law Scholars and Legal Issues. I am Advocate Vanita. I am presenting here again with another important concept of Hindu Marriage Act. In the last previous class of Hindu Marriage Act, we have already discussed about Section 13 that is related to ground of divorce. डाइवोर्स के ग्राउंड्स के रिलेटेड हम सारा कंसेप्ट क्लियर कर चुके थे। अभी भी थोड़ा सा उससे रिलेटेड रहता है जो हम आज की क्लास में डिस्कस करेंगे। और आज हम म्यूचुअल कंसेंट से डाइवोर्स कैसे ली जाती है, विल थ्योरी पर जो डाइवोर्स लिया जाता है उसको किस किस प्रोसीजर से फॉलो करना पड़ता है, किस किस प्रोसीजर से गुजरना पड़ता है, वो सब कुछ हम आज डिस्कस करेंगे। और उससे रिलेटेड जो लैंडमार्क केसेज है उसको भी डिस्कस करेंगे। चलिए आज का लेक्चर हम कंटिन्यू करते हैं। निकाल लीजिए अपना वेयर एक्ट। और जब आप अपना वेयर एक्ट निकालेंगे तो उसमें आप निकालिए सेक्शन 13 का ए। जब कैपिटल ए की बात हो रही है, सेक्शन 13 कैपिटल ए जो है वो डील करता है कि कुछ एक ऐसी रेमेडीज हैं, कुछ एक ऐसी रिलीफ्स हैं जो प्रोवाइड करवाई जाती हैं, ऑल्टरनेटिव रिलीफ इन डाइवोर्स प्रोसीडिंग। 13 ए जो है वो ऑल्टरनेटिव रिलीफ प्रोवाइड करवाता है। ऑल्टरनेटिव रिलीफ, ऑल्टरनेटिव रिलीफ क्या हो सकता है? नॉर्मल सेंस में आप समझिए, किसी ने डाइवोर्स की पिटीशन फाइल की, ठीक है, जज को लगा कि यहाँ पर पॉसिबिलिटीज है, उनका डाइवोर्स बच सकता है, उनकी फैमिली अभी भी सेटल हो सकती है। अगर कोर्ट को ऐसा कुछ लगता है, कोर्ट क्या करेगी उस मामले में? जुडिशियल सेपरेशन दे देगी एक बार कि आप कुछ टाइम तक जो है जुडिशियल सेपरेशन में रहिए। क्या पता दोनों की फीलिंग्स जाग जाए और दोनों को ये लगने लग जाए कि हमारा घर नहीं उजड़ना चाहिए, तो इट मे बी पॉसिबल दैट डाइवोर्स कैन नॉट बी गिवन, डाइवोर्स ना दिया जाए। तो उस मामले में क्या कहता है, इन एनी प्रोसीडिंग अंडर दिस एक्ट, प्रोसीडिंग इस एक्ट के अंदर कौन सी होगी? मैरिज से रिलेटेड ही तो होगी। ऑन अ पिटीशन फॉर डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज बाय डिक्री ऑफ डाइवोर्स, एक डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज के लिए डिक्री की डिमांड के लिए क्या किया गया? पिटीशन फाइल की गई। एक्सेप्ट इन सो फार एज पिटीशन फाउंडेड ऑन द ग्राउंड दैट क्लोज सेकंड, सिक्स्थ और सेवंथ। सेकंड, सिक्स्थ और सेवंथ कौन सा है? सेकंड जो है वो हमने डिस्कस किया था सेक्शन 13 का फर्स्ट ए, फर्स्ट बी, कन्वर्जन के रिगार्डिंग। सेकंड जो है वो कन्वर्जन के रिगार्डिंग था। सिक्स कौन सा? रिनाउंस के रिगार्डिंग। और सेवन सिविल। कि इनको छोड़कर, एक्सेप्शन है कि इन मामलों में छोड़कर जहां कन्वर्ट कर गया, कन्वर्ट है सेकंड क्लोज। सिक्स क्लोज कहता है रिनाउंस जी कर गया, रिनाउंस जी कर गया वो। सेवंथ में सिविल डेथ की बात है। अब यहां तो कोर्ट अल्टरनेटिव रेमेडी दे सकती है, किस मामले में? अदर मैटर्स में। क्या दे सकती है वो? जुडिशियल सेपरेशन दे सकती है। बट अगर कोई कन्वर्ट कर गया है तो क्या वहां पर कोई चांसेस बचता है कि वो दोबारा से अपनी उसी धर्म में आ जाएगा, या कोई चांस नहीं बचता? इस मामले में कोर्ट क्या अल्टरनेटिव रिलीफ नहीं देगी। रिनाउंस ही कर दिया है, कोई दुनिया ही यहाँ से छोड़ छाड़ के चला गया, हिमालय पर्वत पे चला गया, बापा बन गया, तो कैसे वापस आएगा? उस मामले में भी नहीं करेगी। सिविल डेथ है, 7 साल हो चुके हैं, बंदे का पता ही नहीं चल रहा कि वो है या नहीं है, उस मामले में कैसे कर देगी? बाकी अदर मैटर में क्या कर सकती है? ऑल्टरनेटिव रिलीफ दे सकती है। किस मैटर पे दे सकती है? कह रहे कि द कोर्ट में इफ इट कंसिडर जस्ट सो टू डू हैविंग रिगार्ड टू द सर्कमस्टेंसेस पास इंस्टेड अ डिक्री फॉर जुडिशियल सेपरेशन। इंस्टेड, बजाय डाइवोर्स के जुडिशियल सेपरेशन दे सकती है। ये कोर्ट के पास पावर है। इसको अगर आप एक तरीके से ये समझें, क्योंकि जब मैरिज होता है, पुराने टाइम में हमारे मैरिज जो था वो सैक्रामेंट्स की फॉर्म में था। ये माना जाता था कि मैरिज जो है वो सैक्रामेंट है। बट नाउअडेज इट इज आल्सो पार्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, इसे आप कॉन्ट्रैक्ट भी कह सकते हो। तो जब सैक्रामेंट और कॉन्ट्रैक्ट का मिला जुला रूप है तो फिर भी कोर्ट की फर्स्ट प्रायोरिटी होती है कि किसी तरीके से फर्स्ट प्रायोरिटी कोर्ट की क्या होनी चाहिए या होती है? फर्स्ट प्रायोरिटी क्या होनी चाहिए? टू सेव द मैरिज, मैरिज को बचाना। कोई भी जज देख लीजिए, आप कहीं भी देख लीजिए, अगर मेंटेनेंस का केस भी हुआ है तो उसमें भी कोर्ट क्या करती है? कोशिश करती है, पार्टियों को मौका देती है कि आप जो है एक बार से सेटलमेंट करके देख लीजिए, क्या पता आपका जो रिलेशन है वो सही ढंग से मेंटेन हो जाए। क्योंकि डाइवोर्स के जो मैटर्स होते हैं उनमें क्या है कि या तो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर होता है, या इस लेवल पर एक्सट्रीम हो जाता है कि साथ रहना बहुत मुश्किल हो जाता है। उस मामले में ही कोई डाइवोर्स के लिए एप्लीकेशन फाइल करता है, पिटीशन लगाता है। मेंटेनेंस के मामले में क्या है, आजकल एक दूसरे को परेशान करने के लिए कि मैं अगर कमा भी रहा हूं या मुझे मेंटेनेंस मिल भी रहा है, फिर भी मुझे सामने वाले व्यक्ति को कोर्ट में लेके जाना है, मेरी उससे नहीं निभ रही, वो मेरे हिसाब से नहीं चल रहा, मेरी मर्जी से नहीं चल रहा,
तो मेंटेनेंस भी एक तरीके से आजकल एक आप ये कह सकते हो बदले की भावना से लिया जा रहा है। जब भी तो बार बार डिमांड उठ रही है कि जो वुमेन कमीशन है, महिला आयोग है, तो पुरुष आयोग क्यों नहीं है, पुरुष आयोग भी की होनी चाहिए, डिमांड उठ रही है। अब धीरे धीरे इसीलिए तो जजमेंट्स आ रहे हैं कि कुछ ना कुछ उसमें लिबरल इंटरप्रिटेशन हो रही है कि हर जगह सिर्फ जरूरी नहीं कि वाइफ ही सही हो, कई बार हस्बैंड भी सही होता है। कई ऐसे मैटर भी देखे हैं हस्बैंड ने सब कुछ कर लिया, अच्छा घर बना के दे रखा है, अच्छी फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटी संभाल रहा है, हाँ वो ये है कि वो वाइफ की कहे सुनी बातों में नहीं आ रहा। इस मामले में भी क्या है, जो घर उजड़ रहे हैं और 125 मेंटेनेंस का केस भी फाइल हो रहा है। या जो लेडीज ऐसी होती हैं जो दूसरी लेडीज की बातों में आ जाती है कि तेरा हस्बैंड तेरे को चाहता नहीं है, ये है वो है, फलाना है, ढिमका है, पता नहीं क्या क्या, जो दूसरों की बातों में आते हैं वो भी उनके घर भी उजड़ जाते हैं, वही डाइवोर्स की नौबत आती है और वहीं पर जो है आप ये मान के चलिए कि मेंटेनेंस की जरूरत पड़ती है। अदरवाइज हस्बैंड वाइफ का रिलेशन बहुत अच्छा होता है, अगर आप उसे मेंटेन करके रखें तो वो काफी हद तक आपको सिक्योरिटी प्रोवाइड करवाता है। ऐसा नहीं कि हर जगह हस्बैंड ही गलत होता है, कई बार वाइफ भी गलत हो सकती है। चलिए आज का अगला टॉपिक हम स्टार्ट करते हैं। ये तो हो गया हमारा पर्सनल लाइफ से रिलेटेड कुछ सोशल क्वेश्चन, उसको छोड़ो, हमारे एग्जाम में सोशल क्वेश्चन से रिलेटेड कुछ नहीं आएगा। हमारा जो पेपर होता है, जुडिशरी का जो एग्जाम होता है, बेसिकली आप सभी लोगों को क्या करना है, जुडिशरी के पॉइंट ऑफ व्यू से आपने हर एक वो मैटर डिस्कस करना है जो वेयर एक्ट में है, उससे रिलेटेड आपका डाउट नहीं रहना चाहिए। मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है कि अगर आप मान लो हिंदू मैरिज एक्ट है या हिंदू लॉ से रिलेटेड कुछ पढ़ना चाहते हो, तो मैंने आपको पहले बोला था कि एक जैन की दुग्गी आती है, वो आप ले लीजिए, उसमें काफी हद तक अच्छा करवाया हुआ है। पारस दीवान की बुक आती है, वो भी काफी अच्छी इजी लैंग्वेज में है। मुस्लिम लोग के लिए आप अकील अहमद की बुक ले सकते हो, बहुत बढ़िया बुक है। और ये दो ऐसे टॉपिक हैं जिनमें से सेकंड पेपर जो हरियाणा जुडिशरी का है उसमें से आधे से ज्यादा सिलेबस जो है वो कवर हो जाता है। तो आप जो अगर थोड़ा एक्स्ट्रा एफर्ट करोगे तो आपको उसका फल भी मिलेगा। चलिए सेक्शन 13B बात करता है डाइवोर्स बाय म्यूचुअल कंसेंट। डाइवोर्स बाय म्यूचुअल कंसेंट ये किस पर बेस्ड है, फॉल्ट थ्योरी पे बेस्ड है, ये विल थ्योरी पे बेस्ड है कि दोनों अपनी इच्छा से डाइवोर्स लेना चाहते हैं। वैसे विल थ्योरी मुस्लिम लॉ में ज्यादा देखी जाती है। अगर आप प्रैक्टिकली लो ना, जब म्यूचुअल डाइवोर्स की बात आती है, म्यूचुअल कंसेंट से डाइवोर्स की बात आती है, कहीं ना कहीं दोनों पार्टीज के बीच में सेटलमेंट होता है, एलिमनी के रिगार्डिंग होता है या कुछ अदर कोई इश्यूज है, वो सेटल करके ही म्यूचुअल कंसेंट की बात आती है। बहुत कम ही ऐसे कपल होंगे जो ठीक है ये सोचते हैं कि हमें पैसे से कोई लेना देना नहीं है, कोई सेटलमेंट की रिक्वायर नहीं है, हमें अपनी लाइफ को जीना है, अपनी लाइफ को एंजॉय करना है, उसके रिकॉर्डिंग हमें जो डाइवोर्स चाहिए। ये कह रहा क्या है बेयर लैंग्वेज में, subject to the provision of this act, petition for dissolution of marriage by decree of divorce may be presented to the district court। कहाँ प्रेजेंट होगा, सबसे पहला वर्ड डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, इनको वर्ड्स को मार्क कर लीजिए बेयर एक्ट में, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। सेकंड कह रहा है both the parties to marriage together, दोनों को मिलके कौन फाइल करेगा, both the parties together। दोनों पार्टी एक साथ करेंगी। फिर बात आती है ऑन द ग्राउंड दैट दे हैव बीन लिविंग सेपरेटली फॉर अ पीरियड ऑफ 1 ईयर। नेक्स्ट कंडीशन है सेपरेटली लिव्ड फॉर अ पीरियड ऑफ 1 ईयर, 1 साल से वो अलग रह रहे हो, उन दोनों के बीच में कोई रिलेशन नहीं बन रहा है, कोई कोहैबिटेशन नहीं है। दैट दे हैव नॉट बीन एबल टू लिव टुगेदर, अब जो है पॉसिबल ही नहीं है, नॉट पॉसिबल टू लिव टुगेदर, साथ रहना ही पॉसिबल नहीं है। जब साथ रहना पॉसिबल नहीं है तो दोनों पार्टी क्या करती है, पेटिशन लगा देगी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में, वन बोथ पार्टी सेपरेटली लिव्ड है और नॉट पॉसिबल टू लिव टुगेदर, उस मामले में म्यूचुअली एग्रीड हो जाएंगी, मैरिज शुड बी डिसॉल्व, जो मैरिज है वो डिसॉल्व होनी चाहिए। तो ये तो होगी 3 टर्म्स। अब आगे बात करते हैं हम इसके रिगार्डिंग नेक्स्ट क्लोज की। On the motion of both the parties made not earlier than 6 months after the date of presentation of the petition, फिर क्या आएगी, petition फाइल होगी,
फिर 6 मंथ का टाइम और होता है सोचने समझने के लिए। आफ्टर डेट ऑफ प्रेजेंटेशन ऑफ रेफर टू सेक्शन 1 एंड नॉट लेटर देन 18 मंथ्स। यहां से 6 से 18 महीने। एक वर्ड यूज होता है कूलिंग पीरियड। 6 मंथ्स टू 18 मंथ्स, इसके बीच में पेटिशन फाइल करी तब से लेके 6 महीने और 18 महीने के बीच में अगर पार्टीज के बीच में कोई मनमुटाव मिटने का नाम ले रहा है या कोई भी पार्टी उनमें से कंसेंट वापस ले लेती है तो उस मामले में भी डाइवोर्स प्रोवाइड नहीं होगा। फिर कह रहा है कि द सेड डेट इफ द पेटिशन इज नॉट विथड्रॉन इन द मीन टाइम, 6 से 18 महीने के बीच में अगर पेटिशन विथड्रॉ नहीं होती, पेटिशन वापस नहीं ली जाती, द कोर्ट शैल कंपल्सन है, द कोर्ट शैल क्या करेगी, बीइंग सेटिस्फाइड हो जाएगी, इस बात के लिए सहमत हो जाएगी कि अब जो इन दोनों के बीच में निभ नहीं सकती। थिंक फिट इंक्वायरी करेगी that a marriage has been solemnized and that the amendment in the petition are true, कि जो उसमें आरोप लगे वो सही है, डिक्री पास कर देगी और वो जो डिक्री है डाइवोर्स की उसके बाद क्या है मैरिज डिसॉल्व हो जाएगी। ये जो 6 से 18 महीने का कूलिंग पीरियड है ना, इसके मामले में क्या है सुप्रीम कोर्ट काफी लीनियंट व्यू ले रही है, काफी लिबरल व्यू ले रही है। कुछ एक जजमेंट से रिसेंटली आए भी हैं जो ये कहते हैं कि कूलिंग पीरियड कोई जरूरी नहीं है, तो दोनों का रहना ही साथ मुश्किल हो रहा है तो इस कूलिंग पीरियड के लिए उनको 18 महीने तक परेशान क्यों करना। तो अब जो है कोर्ट्स काफी लिबरल हो रही है। तभी तो आप 498 का जो दहेज का केस ले लीजिए, पहले क्रूल्टी के रिगार्डिंग केस फाइल कर देती थी, झूठा दहेज का आरोप लगा देती थी, पूरी फैमिली मेंबर्स को फंसाना, लड़की जो अपनी नंदों तक के नाम ले लेती थी जो दूर कहीं रह रही थी। तो ऐसे भी काफी मामले हैं जहां पर वाइफ जो है कुछ हद से ज्यादा ही अपने राइट्स का गलत उपयोग करती रहती है, तो उस मामले में भी कोर्ट क्या कर सकती है, अब जो लीनियंट व्यू दे रही है। राजेश कुमार का एक केस था, उसमें कमेटी गठित करने की बात कही थी। अनिश कुमार का केस था, उसमें जो क्रूल्टी के रिगार्डिंग अरेस्ट के मैटर्स में काफी लीनियंट व्यू लिए थे। तो सुप्रीम कोर्ट जो है आजकल काफी चेंजेस कर रही है, अपने विचारों को परिवर्तन कर रही है, क्योंकि जैसे जैसे सोसाइटी में चेंजेस आ रहे हैं सुप्रीम कोर्ट भी चेंज हो रही है। तो ये तो हो गया कूलिंग पीरियड। इसको हम पढ़ेंगे 23rd सेक्शन जो है उसके पर्सनल बार से रिलेटेड, जो मैट्रिमोनियल बार है उससे रिलेटेड है, उसका है बीबी 23rd का फर्स्ट का बीबी। तो ये इसके साथ भी रीड होगा, रीड विद 23 फर्स्ट का बीबी के साथ भी ये रीड होगा। क्या कह रहा है वो, When a divorce is sought on the ground of mutual consent, जब कोई भी डाइवोर्स है म्यूचुअल कंसेंट के ग्राउंड पे लेने की बात हो रही है, सच कंसेंट ये होना चाहिए कि जो कंसेंट है फोर्स का यूज ना हो, उसमें कोई धोखा ना हो, उसमें कोई कोर्सन ना हो, इसमें जो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में जो कंडीशंस होती है ना वो चीजें ना होनी चाहिए, अनड्यू इन्फ्लुएंस ना हो, यानी कोई ऐसा उसकी कंसेंट जो है ना वो कंसेंट फ्री कंसेंट होनी चाहिए। ये बताता है, फ्री कंसेंट की बात बताता है, जिसमें कुछ भी आ सकता है, फ्रॉड वगैरह। तो ये चीज हो गई इसके अंदर। इसके रिगार्डिंग अब कुछ केस है जिसको हम पढ़ लेते हैं कि क्या कहना चाह रहे हैं वो केस, क्योंकि केस ही इंपॉर्टेंट एग्जाम में पूछ ले जाते हैं। सबसे पहला इंपॉर्टेंट केस है अशोक हुर्रा वर्सेस रूपा विपिन हुर्रा। अशोक हुर्रा वर्सेस, ये केस मैं करवा भी चुकी हूं आपको पहले, क्यूरेटिव पेटिशन के रिगार्डिंग, इरिट्रेबल ब्रेकडाउन के रिगार्डिंग। केसेस रिपीट होते रहते हैं तो इनको आपको करना भी पड़ेगा अच्छे से। अगर आप थोड़ा सा हार्ड वर्क करो ना तो इतना मुश्किल नहीं है कोई भी सब्जेक्ट। हमें थोड़ा हार्ड वर्क तो देखो करना ही पड़ेगा, विदाउट हार्ड वर्क कुछ नहीं मिलता। अगर हमें खाना भी खाना है तो उसके लिए भी पहले हमें प्रोसेस पूरा करना पड़ता है, आटा गूंदना, रोटियां बनाना, सब्जी बनाना, सब कुछ करना पड़ता है। अशोक हुर्रा के केस में क्या था, कोर्ट ने ऑब्जेक्ट किया पहला पॉइंट इसके रिलेटेड, ये क्यूरेटिव पेटिशन से रिलेटेड है। सेकंड पॉइंट इसमें ये कह रहा है कि कोर्ट ने ऑब्जर्व किया कि म्यूचुअल कंसेंट शुड कंटिन्यू टिल द डाइवोर्स। म्यूचुअल कंसेंट तो है डाइवोर्स तक चलेगी,
म्यूचुअल कंसेंट टिल द डाइवोर्स, म्यूचुअल कंसेंट डाइवोर्स तक चलेगी। थर्ड पॉइंट इसमें ये बात कही गई कि अगर पिटीशन विथड्रॉ नहीं होती है तो फिर बाद में भाई इफ नॉट विथड्रॉन, इफ पिटीशन नॉट विथड्रॉन the decree of divorce provided by the court under under section 13B, 13B में वो प्रोवाइड करवा देगा। ये अशोक अरोड़ा के केस में था। फिर सुरेष्ठा देवी वर्सेस ओम प्रकाश कल के केस में, कल की क्लास में मैंने बताया था, सुरेष्ठा देवी वर्सेस ओम प्रकाश। इस केस में भी क्या था, ये जो केस था ये 1997 का केस था। सुरेष्ठा देवी का केस आपको बेयर एक्ट में भी मिल जाएगा, आप देख लीजिए एक बार बेयर एक्ट को भी साथ के साथ, जो एग्जाम के टाइम आपको थोड़ी दिक्कत ना है। सुरेष्ठा देवी का जो केस है 1992 का केस है। इस केस में क्या था, ये केस पहले था, ये बाद में आया। इस केस में ये बात कही गई, द पीरियड ऑफ लिविंग सेपरेटली फॉर 1 year मस्ट बी इमीडिएटली प्रीसीडिंग द प्रेजेंटेशन ऑफ पिटीशन। 1 साल जो पिटीशन का होता है तो कह रहा है कि उस टाइम तक वो शुरुआत होना चाहिए 1 साल तक का पीरियड। द पर्पस ऑफ पुटिंग द पिटीशन इन द कोल्ड स्टोरेज इज दैट द पार्टीज में रिफ्लेक्ट ऑन देयर मूव एंड चेंज देयर माइंड। ये जो कूलिंग पीरियड जो दिया गया है ये है रिफ्लेक्ट, टू रिफ्लेक्ट और चेंज द माइंड। अगर कोर्ट को लगता है कि रिफ्लेक्ट हो सकता है, चेंज द माइंड, तो इसलिए टाइम है। अगर मान लो स्टार्टिंग में कोर्ट को लग रहा है कि इन दोनों की पॉसिबिलिटी ही नहीं है तो कोर्ट जो है कूलिंग पीरियड को एंटरटेन करना जरूरी नहीं है। ये रिसेंटली अब कुछ जजमेंट्स में आया है। अगला केस है स्मृति पहाड़िया वर्सेस संजय पहाड़िया। स्मृति पहाड़िया वर्सेस संजय पहाड़िया। इस केस में क्या था, इस केस में 3 जो कंडीशन थी म्यूचुअल कंसेंट की वो बताई थी, कंडीशंस अपहेल्ड करी गई है। कंडीशंस ऑफ सेक्शन 13B अपहेल्ड, वो अपहेल्ड कर दी गई थी इसके अंदर। तो ये तो था कंसेप्ट हमारा 13B का। फिर इसके आगे एक और केस है अनिल कुमार जैन वर्सेस माया जैन। ये भी वही इरिट्रेबल ब्रेकडाउन, इरिट्रेबल ब्रेकडाउन। अनिल जैन वर्सेस माया जैन। देखिए ये भी इरिट्रेबल ब्रेकडाउन से है, ये केस भी इरिट्रेबल ब्रेकडाउन से रिलेटेड आप समझ सकते हो। नीतू कोहली वाला केस भी हम कह सकते हैं उसके रिगार्डिंग। इससे अगला एक केस है हितेश भटनागर दीपा भटनागर। हितेश भटनागर और दीपा भटनागर का भी केस है। हितेश भटनागर ये केस भी इंपॉर्टेंट है, ये भी आईबीओम से लेकर ही है। इसमें भी ये बात की गई कि जो कूलिंग पीरियड है 18 मंथ वो स्पेसिफाइड किया गया है, सिर्फ क्विक डिस्पोजल होना चाहिए इसके अंदर। ऐसा नहीं कि हर बार कोर्ट मानेगी, क्विक डिस्पोजल भी इंपॉर्टेंट है। तो इसके रिगार्डिंग हम कह सकते हैं कि हमारा जो इसमें कह रहा है कि मे है ये, बट अगर कोर्ट को लगता है तो क्विक डिस्पोजल भी कर सकती है। आप जो है अगर आपको लगता है कि ये जो डिटेल में हमें पढ़ना चाहिए तो आप जो है गूगल सर्च कर सकते हो। इसके अलावा A.K. जैन की बुक्स है छोटी छोटी एसेंट पब्लिकेशन की, वो आप लेके आ सकते हो फैमिली लॉ से रिलेटेड। और ऐसा मेरा कोई नहीं है कि मेरा इनके साथ कोई कांटेक्ट हुआ है तो जो है मैं आपको ये बुक्स बता रही हूँ। मेरे पास एक सेकंड आप रुकिए, मैं आपको वीडियो कंटिन्यू रखिए, आपको मैं ये बुक्स दिखा भी देती हूँ कि मेरे पास जो है फैमिली लॉ से रिलेटेड ये
ये फैमिली लॉ 2 से रिलेटेड है। ये बुक आप ध्यान से देख लीजिए, अशोक कुमार जैन की बुक है। ये मुस्लिम लॉ से रिलेटेड है, सॉरी फैमिली लॉ 2 है। इसमें जो है हिंदू सक्सेशन एक्ट के रिगार्डिंग है। मेरे पास मोस्टली ये बुक है। इसके अलावा मेरे को कुछ भी इसमें इंपॉर्टेंट लगा कि आप पारस दीवान की बुक पढ़ लीजिए अगर आपके पास टाइम हो, अदरवाइज ये बहुत इंपॉर्टेंट बुक्स हैं। इसके अलावा कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के लिए जो है आप ये आर के बांगिया की बुक है। मैंने जब एलएलबी किया था उस टाइम की मेरी बुक है और अभी तक मेरे पास पड़ी है, क्योंकि जब हमें कुछ देखना पड़ता है तो ये बुक्स हमारे लिए हेल्पफुल होती है। कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के रिगार्डिंग जो है आप लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स में ए.के. जैन की बुक्स भी, अगर आपको लगता है कि ये कॉन्ट्रैक्ट की आर के बांगिया की बुक थोड़ी लेंथी है तो आप ए.के. जैन की लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स भी है, आप लेकर आ सकते हो। ये रही, ज्यादा कॉस्टली भी नहीं है, 200-250 रुपए की आ जाती है और आपके लिए काफी हेल्पफुल होने वाला है। तो आप इससे आप किया कीजिए, इससे काफी हेल्पफुल आपको होगा। क्योंकि साथ के साथ अगर आप कोई बुक रख लेते हैं तो उससे आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी और फ्यूचर में भी आप अच्छे से प्रिपेयर कर पाओगे। मेंस के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बुक का स्टडी करना इंपॉर्टेंट हो जाता है। ये सिर्फ हमारा क्रैश कोर्स है, इसलिए मैं थोड़ा फास्टली भी करवा रही हूँ, लेकिन अपनी तरफ से डिटेल करवा रही हूँ कि जहां पर भी मुझे लगता है कि कोई भी क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में तो आपका छूटना नहीं चाहिए। आपको आज का वीडियो कैसे लगा आप इसके कमेंट करके बता दीजिए। इट्स वेरी हेल्पफुल फॉर मी और आप अपने जो कीमती सजेशन है वो भी मुझे दिया कीजिए। अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हो तो मैं रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि आप चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, जिसे और बेल आइकन पर भी क्लिक कर दीजिए, जिससे फर्दर जो भी नोटिफिकेशन आए किसी वीडियो के रिगार्डिंग सबसे पहले आपको मिल पाए। कोरोना के इस काल में अपना, अपने फैमिली मेंबर्स का, नेबरहुड का ध्यान रखिए। स्टे होम, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। हैव ए नाइस डे।